हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो रिएक्शन है क्या, क्या इसके अंदर होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी के ऊपर हमारा इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बच्चों, ये एक ऐसा नेम रिएक्शन है जिसमें फिनॉल को क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं बेस के प्रेजेंस में। ये हमारा पहला स्टेप होगा और पहले स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। अब ये लाइन का एक्चुअल मतलब जब आगे जाके मैं इसी लेक्चर में यहाँ पे मैकेनिज्म बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस लाइन का एक्चुअली में मतलब क्या है। यहाँ पे बस इतना समझ जाइए कि रिएक्शन को हमें दो स्टेप में करवाना है। पहले स्टेप में फिनॉल का रिएक्शन हमें क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ कराना है और उसके बाद जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस करवाना है और उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वही हमारा सैलिसाइल्डिहाइड होगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप मेंशन ना किया जाए। तो जब आपको नहीं भी मेंशन किया जाएगा तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर्टिकुलर स्टेप को कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। रीमर टीमन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंगलेट कार्बन आपके बनती हैं और सिंगलेट कार्बन ही हमारा यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा होता है, सिंगलेट कार्बन होता है। कैसे बनता है उसको मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखिएगा, इसकी भी बात यहाँ पे हम आगे मैकेनिज्म में ही अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों। रीमर टीमन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर बच्चों 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो कैटायनिक पार्ट ऑफ बेस की वजह से स्टेबलाइज्ड होता है। अब ये सारी बातें आप मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो एक बार हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इस तरह का रिएक्शन होगा जिसमें फिनॉल दी जाएगी आपको क्वेश्चन में और फिनॉल का रिएक्शन पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। और सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ साथ आपको कुछ एसिड का पार्ट दिया होगा। तो इन दोनों स्टेप के बाद अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड का ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OH। इसी कंपाउंड को हम सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं बच्चों। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बना कैसे, उसकी बात हम यहाँ पे मैकेनिज्म में एक बार अंडरस्टैंड करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैकेनिज्म है क्या। तो सबसे पहले हमें फिनॉल लेना है और फिनॉल का ट्रीटमेंट हमें करना है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और बेस यहाँ पे लेटर से हमने NaOH ले लिया। तो होगा क्या, देखो बच्चों, सबसे पहले कि ये जो क्लोरोफॉर्म है और ये जो फिनॉल है दोनों के पास हाइड्रोजन एसिडिक है। तो उस एसिडिक हाइड्रोजन पे आपका बेस क्या करेगा, अटैक करेगा। सबसे पहले अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो OH नेगेटिव है ये इस H+ को यहाँ से निकाल देगा और H+ को निकालने के बाद यहाँ पे बना देगा फिनॉक्साइड आयन। दिस इज़ फिनॉक्साइड आयन। एंड उसके बाद ये जो क्लोरोफॉर्म है बच्चों, इसका भी हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है। तो यहाँ पे भी NaOH का जो OH नेगेटिव होगा ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर कर देगा, क्योंकि बेस का काम होता है हमेशा हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर करना। तो जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे H+ के फॉर्म में बाहर आएगा, दोनों के बीच का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास चला जाएगा। तो इस तरह से इनिशियली आपको इस तरह का एक इंटरमीडिएट मिलेगा जहाँ पे कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज और 3 Cl है। अब बच्चों ये जो हमारा इंटरमीडिएट है वो हाईली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, तो रीज़न बच्चों बहुत सिंपल है कि क्लोरीन के पास है लोन पेयर, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा।
तो देर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। तो उससे क्या होगा बच्चों कि अगर यहाँ पे रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेगा, एक Cl नेगेटिव को लॉस कर देगा। एंड जैसे ही एक Cl नेगेटिव का लॉस होगा बच्चों, यहाँ पे हमें मिलेगा डाइक्लोरोकार्बीन, जहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे 2 Cl रहेंगे और एक इसके पास लोन पेयर रहेगा। और ये जो कार्बीन यहाँ पे मिला है बच्चों, ये सिंगलेट कार्बीन होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सिंगलेट कार्बीन हम किसको कहते हैं, ऐसे कार्बन को सिंगलेट कार्बन कहा जाता है जिसका शेप होता है बेंट शेप, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे इसके पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल होता है कार्बन के पास, और उसी वैकेंट 2p ऑर्बिटल की वजह से ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, दिस इज़ वैकेंट 2p ऑर्बिटल, और ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल की वजह से ही ये डाइक्लोरोकार्बन हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। और यही रीज़न मैंने ऊपर यहाँ पे दिया था कि इस केमिकल रिएक्शन में सिंगलेट कार्बन बनता है, और वही सिंगलेट कार्बन हमारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से बच्चों हमने डाइक्लोरोकार्बन बना दिया, जहाँ पे कार्बन के पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल है। अब ये कार्बन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, फिनॉक्साइड आयन के साथ। कैसे बना फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि फिनॉल जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये OH नेगेटिव इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, और इसको एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चों, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइक्लोरोकार्बन के साथ। तो इसके पास तो एक लोन पेयर भी है, लेकिन लोन पेयर होने के बावजूद ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है बच्चों, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये स्पीशीज़ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है तो ये कैसा स्पीशीज़ हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो ये जो कार्बन है इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ देखिए कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बनाएगा, और कॉन्जुगेशन बना के ये ऑर्थो पोजीशन को नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। और यही नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन के ऑर्बिटल में, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के 2p ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ है, और इस कार्बन पे यहाँ पे C और यहाँ पे Cl राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बच्चों, चार्ज आप लोगों को बहुत बार बच्चे गलती करते हैं चार्ज पे, तो चार्ज पे आपको गलती नहीं करना है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सिंपली इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और ये जो सेंटर है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो एक आपके पास क्या है, डोनर, एक आपके पास है एक्सेप्टर। अब डोनर लेटर से A है और एक्सेप्टर सपोज B है, तो जब डोनर एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है तो दोनों के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा, डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड के अंदर क्या होता है बच्चों, जो डोनर होता है उस पे होता है प्लस, एक्सेप्टर पे होता है माइनस। अब गौर से देखिए, जो डोनर है उस पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज जब पहले से था, तो जब ये डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद जब पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इस डोनर को क्या करेंगे, फाइनली न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब में हम ये यहाँ पे यही बस कहना चाह रहे हैं कि जो डोनर एटम है उसने जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तो उस डोनेशन की वजह से उस पर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑलरेडी उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डोनर को फाइनली क्या बना देगा, न्यूट्रल। लेकिन एक्सेप्टर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, पहले वो न्यूट्रल था, लेकिन गेन करने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कैसे आया बच्चों, यहाँ पे
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चार्ज आपको नहीं पता चलेगा ना कि किसको नेगेटिव देना है, कहाँ न्यूट्रल आएगा, तब आपसे गलती हो सकती है। तो बेसिक चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डोनर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, तो इसीलिए जब उसने डोनेट किया कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में तो उसके ऊपर आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डोनर हमेशा प्लस चार्ज लेता है। लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डोनर को क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे, और एक्सेप्टर को क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, क्योंकि एक्सेप्टर हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है, और पहले से उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन भी तो अवेलेबल है, तो होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है ये क्या करेगा, सामने वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को निकाल लेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, और किस फॉर्म में बाहर करेगा बच्चों, H+ के फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा H के ऊपर अटैक करेगा, और किस फॉर्म में उसको बाहर करेगा, H+ के फॉर्म में। तो होगा क्या, यहाँ देखिए कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है जब ये H+ के फॉर्म में इस कार्बन पे चला जाएगा तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे देगा ऑक्सीजन को। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों के बीच का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना के और इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देगा, और उस तरह से बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो वापस आ जाएगी, मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ O नेगेटिव हो गया, यहाँ से दोबारा से एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और इस कार्बन पे बच्चों एक हाइड्रोजन भी अब आ चुका है, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो जाके इस कार्बन के साथ मिलके बॉन्ड बना चुका है, और 2 Cl पहले से थे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना ये है, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, दिस इज़ आवर इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक और बार OH नेगेटिव आएगा। अब ये OH नेगेटिव का काम क्या है, तो देखिए अभी ये क्या करेगा, जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है उसमें Cl के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव पे, और Cl को निकाल देगा। इस तरह से कितनी बार ये रिएक्शन कर सकता है, 2 बार। यहाँ से इस Cl को भी बाहर कर सकता है, और बाहर करने के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, O-CH, यहाँ OH, यहाँ OH आ जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर देना है। एंड जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल आप करेंगे, रिमूवल करने के बाद आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनाना है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, और यहाँ पे कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है उनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और एक H आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो बच्चों 2 होती है, तो ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ किस फॉर्म में रहेगा, डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा ये एक्चुअली में इनिशियली किसकी वजह से स्टेबल रहेगा, Na+ की वजह से। ये जो आपका बेस का जो कैटायनिक पार्ट है Na+, वही Na+ क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्शन दे के इसको स्टेबल रखेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हम इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा रहे थे, यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आया तो इसने इलेक्ट्रोफाइल को कौन से पोजीशन पे अटैक करवाया, ऑर्थो पोजीशन पे। अब यही नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके नेगेटिव चार्ज पैरा को भी दे सकता था, और नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन से भी अटैक कर सकता था। मतलब ये CHO ग्रुप आपका ऑर्थो के जगह पे पैरा पे भी बनने के चांसेस थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑर्थो पे ही क्यों बनना पसंद कर रहा है, पैरा पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं गया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पे ही क्यों हो रहा है, पैरा पे क्यों नहीं करवा रहे हैं मेजर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे देखो ये बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, और कॉन्जुगेशन बना के यहाँ पे इस तरह के फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिल रही है। और यहाँ पे बच्चों आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है।
अगर आप गौर से देखेंगे तो एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, और यही हमारा 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाता है। रिएक्शन यहाँ तक ही नहीं रुकेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ तक तभी रुकता जब तक अगर हम हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि पहले स्टेप में फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करवाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका रिएक्शन यहाँ तक आया, लेकिन सेकेंड स्टेप में हमें क्या करवाना है, सेकेंड स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस भी करवाना है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, एसिडिक वाटर दे देना। तो एसिडिक वाटर का मतलब है H+ के साथ वाटर भी होगा, तो O नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, H+ के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यहाँ पे ये फिनॉल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गौर से देखिए कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है बच्चों, उसमें इस एल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है और OH का जो हाइड्रोजन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएटेड रहेंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, यहाँ पे अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता और अगर पैरा पोजीशन पे CHO बनता तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यही रीज़न है कि CHO हमेशा कहाँ पे फॉर्म होता है, ऑर्थो पोजीशन पे होता है, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सके। और यही रीज़न है बच्चों कि रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट आपकी होती है वो वहाँ पे तब बनती है जब इलेक्ट्रोफाइल आपका फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। और इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे तो आप लोगों को इतना ही बताया जाता है बुक्स में, लेकिन कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आपका फिनॉल सब्सटीट्यूटेड है, मतलब फिनॉल में पहले से ही कोई ग्रुप लगा है, और वैसे केस में अगर आपको रीमन टीमन रिएक्शन कराना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको CHO कहाँ पे लगाना है, आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो उसके लिए बस एक ही चीज आपको यहाँ पे एक ही चीज़ को कंसिडर करना है, दैट इज़ स्टेरिक हिंड्रेंस। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहाँ पे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, इस फिनॉल के अंदर ये जो हमारा CHO ग्रुप है, ये जो हमारा OH ग्रुप है, उस OH के ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन है ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, बचा ये वाला ऑर्थो पोजीशन, और एक बचा पैरा पोजीशन, ठीक है, क्योंकि OH कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +M ग्रुप है, और +M ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ कहाँ पे लेके आ सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे तो जाने की कोई बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो यही 3 पोजीशंस है जो कि हमारे लिए प्रेफरेबल हैं, बट एक पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो बचा इलेक्ट्रोफाइल के पास ये वाला पोजीशन का ऑप्शन या फिर ये वाला पोजीशन का ऑप्शन। बट थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देंगे तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्शन होगा इन तीनों ग्रुप के बीच में, और उस रिपल्शन की वजह से यहाँ पे आपको CHO का अटैक नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे CHO का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बना था CCl2 ये अटैक नहीं करेगा। तो इसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, और कौन सा ऑप्शन है, पैरा पे जाना। तो इसलिए पैरा पोजीशन पे हम CHO का फॉर्मेशन करेंगे, और यही हमारा क्या होगा, इस केमिकल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें बच्चों, तो देखिए OH आपका +M ग्रुप है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो ये 3 पोजीशंस हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। बट यहाँ पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जाएगा तो हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा दिखेगी उसको, तो इसलिए यहाँ पे CHO का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बचा ये और ये। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर ये पोजीशन और ये पोजीशन की बात करें तो प्रिफर करेगा ये ऑर्थो को। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पे उसको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कहाँ पे प्रेफरेबली यहाँ पे बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, ताकि इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड रहे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फिर से वही लॉजिक है बच्चों,
यहाँ पे नहीं जा पाएगा। रही बात ये पोजीशन और ये पोजीशन की, तो ऑर्थो को प्रिफर करेगा, क्योंकि ऑर्थो पे क्या होगा, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो इसलिए ऑर्थो पे अटैक करना प्रिफर करेगा। तो यही बच्चों हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर होगा। रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस OH का ये जो पोजीशन है ऑर्थो वाला, ये तो ऑक्यूपाइड है, बचा ये वाला पोजीशन, बट यहाँ पे नहीं जाना चाहेगा, अदरवाइज तीनों ग्रुप के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन आ जाएगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे CHO का फॉर्मेशन हुआ और यही प्रोडक्ट हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेजर होगा। रही बात इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जा नहीं सकता है, क्योंकि अदरवाइज इन तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा। अब बचा ये दोनों पोजीशन, तो जैसा कि मैं ऊपर से बताते आ रही हूँ कि ऑर्थो पोजीशन को प्रेफर ज़्यादा करेगा पैरा पोजीशन के कंपेरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मिलने की वजह से ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा। एंड रही बात इसकी बच्चों, तो इसका पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो एक ही ऑप्शन है कि OH का ऑर्थो जो पोजीशन है ये खाली है। अब वो किसी भी ऑर्थो में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे आप CHO को लगा सकते हैं, आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस को ही बस हमें देखना है मेजर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इलेक्ट्रोफाइल जो CCl2 बन रहा था इस केमिकल रिएक्शन में, उसको जहाँ पे हिंड्रेंस कम दिखेगी उसी जगह पे वो जाना ज़्यादा पसंद करेगा। अगर दो जगह पे सेम अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस मिल रही है तो हमेशा उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्ट उसको ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, आप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस फ्यूचर में मिल सके। थैंक यू वेरी मच।